के लिए आपने जो एक लर्निंग सॉल्यूशन बनाया है वो क्या है और वो किस तरह काम करता है? फिबोनाची सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है जी। और इसमें हम लोग सिमुलेशंस बनाते हैं पढ़ाई के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर दी हाईएस्ट लेवल। बिकॉज मैं अगर रिसर्च की बात करने जा रहा हूं तो रिसर्च बाय हूम, स्टडी बाय हूम, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडेशन क्या है, जिस तरह से हम फिजिक्स पढ़ते हैं जी, ये तरीका गलत है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर जेई की बात करें और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि आफ्टर 12th बच्चे फेस करते हैं, तो जब तक उसके बेसिक जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे और जो बेसिक चीजों को वो नहीं समझेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जाम यानी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आपके फंडामेंटल नॉलेज को टेस्ट करने के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। आप एक्सपर्ट हो इसके लिए नहीं एग्जाम दिया जा रहा है। इनफैक्ट आप एक गेस करना चाहेंगे कि अगर मार्केट में लेट्स से 480 जीबी का एक एवरेज साइज है, हमारा साइज कितना होता होगा 10th ग्रेड का, अगर वो साइज है तो उसके सामने मेक अ गेस, दर्शक भी गेस कर सकते हैं कि मेक अ गेस कितना होना चाहिए। एंड मैं बोल रहा हूँ कि कम है। आपको वो अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बोलूं 3 चांस मिलेंगे और अभी भी 240 जीबी जोड़ने के बाद आप कहीं भी आज अगल बगल नहीं है। आप और भी जितना कोशिश कर सकते कम कीजिए। 100 जीबी गलत जवाब। अभी भी आप कहीं आजू बाजू नहीं है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। एआई का जमाना चल रहा है, तो क्या कुछ इसको आपने अडॉप्ट किया है? एआई को पूरी तरह से यूज किया है। तो अब सिस्टम टीचर को इस सिमुलेशन को कैसे किसान के बच्चे को ध्यान में रख करके तो बोलेगा कि तुम किसान के बच्चे के लिए बताओ कि जब खेती करते हैं तो वो जो पाइप फॉर एग्जांपल पानी है, अब पढ़ा रहा है ओम्स लॉ, मगर वो पानी का पाइप मोटा रहेगा या पतला रहेगा तो कितनी दूर जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ाएगा। एनईपी को आप क्या फॉलो कर रहे हैं? मैम एनईपी को कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर जो भरसक प्रयत्न कर रही है इसको लागू करने के लिए अच्छी तरह से। आई एम श्योर इसका ग्रेट सक्सेस कुछ सालों के बाद दिखाई देगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर रविंद्र दुबे जी, न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रविंद्र जी, और बच्चों की शिक्षा इजी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने एक खास तरकीब निकाली है। डॉक्टर रविंद्र दुबे एक लर्निंग सॉल्यूशन के फाउंडर हैं। किस तरह से वो इसे डेवलप कर रहे हैं और ये बच्चों के लिए कितना लाभदायी होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर सबसे पहले तो हमारे जो कॉमन दर्शक हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जानते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं कि वो डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है? ब्रेन की डिफरेंट फैकल्टीज, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कौन से किसी भी काम को करने के लिए ब्रेन का जरूरत रहता है। ब्रेन एक बहुत ही सुपर पावर, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बेशकीमती और सबसे पावरफुल डिवाइस ह्यूमन ब्रेन बोला जाता है। और वो कौन सा हिस्सा ब्रेन का किस पार्ट किस काम को करने के लिए कैसे इन्वॉल्व है, उसके अंदर कौन सा ब्रेन का हिस्सा है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है और किधर न्यूरल एक्टिविटी हो रही है, इन सब के रिसर्च को साथ में मिला करके न्यूरो साइंस के अंदर हम लोग खासतौर से जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च रहा है, हाउ ह्यूमन माइंड लर्न्स, वो हम लोग करते हैं। वी पुट अप सब्जेक्ट ऑन एन एमआरआई मशीन एंड एक एमआरआई मशीन में हम सब्जेक्ट को लेटाते हैं और उसके बाद उसको कोई भी स्टिमुलस देते हैं कि ये चीज ऐसे है, तो और उसके बाद हम उसके ब्रेन में एक एक्टिविटी देखते हैं कि किधर हुआ। वो एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं BOLD, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिमांड। जिधर पे ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उस एक्सरसाइज, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो आपने राइट हैंड से लेकर के डंबल्स को उठा करके आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड में आपको कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ब्लड फ्लो वहां नहीं होगा, ब्लड फ्लो यहाँ होगा। तो अगर मैं एमआरआई मशीन में ये चेक करता हूँ कि किधर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इट इज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि एक्टिविटी यहाँ पे हुई है। सिमिलरली अब मैंने पेशेंट को, सब्जेक्ट को एमआरआई मशीन में लेटाया और मैंने उसको कुछ भी एक स्टिमुलस दिया कि मैंने उसे दिखाया, फॉर एग्जाम्पल से मैंने एक सिगरेट का पैक दिखाया। उस सिगरेट का पैक दिखाने के बाद वो आदमी, वो जो कि वही खुद का सिगरेट पीता है, उसके ब्रेन के कौन से हिस्से में क्या कब एक्टिविटी क्या हुआ। अच्छा। तो वो मेरे को, और ऐसे ऐसे मैं अगर 500 या 1000 लोगों में करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पैक देखने के बाद वो बंदा अगर एक्साइट होता है और उसको पीने का, सिगरेट पीने का मन करता है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, I'll not say smoking, but part of the brain which is responsible for giving him that, वो जो हिंदी में आप तलब बोलते हैं कि सिगरेट की तलब जगाने की चीज है। उसने फिर वो नीचे लाइन पढ़ा
कि सिगरेट किल्स, स्मोकिंग किल्स, वो पढ़ने के बाद क्या वो डरा, जैसे डरने के अंदर एक ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है एमिगडाला करके, तो क्या एमिगडाला में एक्टिविटी हुई, अगर उसको एंड एक्चुअली एमिगडाला में ही एक्टिविटी, मतलब डरने का पार्ट का नाम एमिगडाला ही है। अच्छा। एमिगडाला अपने आप में एक ग्रीक शब्द है और एमिगडाला का मतलब होता है बादाम। तो एक्चुअली दो बादाम जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं ब्रेन के अंदर। तो जब आप कोई भी सिचुएशन में डरते हो और आपको लगता है कि फ्लाइट या फाइट रेस्पॉन्स है, ऐसे में आपका ब्रेन एमिगडाला में एक्टिविटी करता है एंड देन वो डिसाइड होता है कि आप, तो वो स्मोकिंग किल्स पढ़ने के बाद क्या एमिगडाला में एक्टिविटी हुई। एंड एक्चुअली आपने देखा होगा जो भी स्मोकर्स हैं, अगर उनको वो स्मोकिंग किल्स पढ़ करके कोई डर नहीं लगता है, तो उनके एमिगडाला में एक्टिविटी नहीं हो रही। नाउ विच इज देयरफॉर लॉजिकल कि क्या फिर सिगरेट में इस तरह की लाइन डालने का मतलब है कुछ क्या? If it is not really serving the purpose, if it is not a deterrent, in fact, this has been part of the research and which has also been recommended to WHO कि इसका मतलब you are wasting billions of dollars on उसका प्रमोशन किसी और तरीके से होना चाहिए अगर स्मोकिंग डेटरेशन करना है, rather than mentioning like this। बहरहाल हम लोग अलग डिस्कशन में चले जाएंगे, बट पॉइंट है कि ये इस तरह का फैकल्टीज है जो हम लोग टच करते हैं न्यूरोसाइंस के अंदर। अब ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए आपने जो एक लर्निंग सॉल्यूशन बनाया है वो क्या है और वो किस तरह काम करता है? सो फिबोनाची सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है और इसमें हम लोग सिमुलेशंस बनाते हैं। सिमुलेशंस किस लिए, तो मैं उसका रिलेशन आपको पहले रेशनल जो है कुछ खास रिसर्च जो रही है हमने जो किया उसके बियॉन्ड भी कुछ लोगों ने किया है, मैं उसके बारे में पहले कोट करता हूं। तो लेट मी पुट इट लाइक दिस, पढ़ाई के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर दी हाईएस्ट लेवल, बिकॉज मैं अगर रिसर्च की बात करने जा रहा हूं तो रिसर्च बाय हूम, स्टडी बाय हूम, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडेशन क्या है। सो देयरफॉर आई एम सेइंग कि एकेडमिक्स के अंदर जो हाईएस्ट लेवल का रिसर्च अगर किसी ने किया होगा और देन अवॉर्डेड रहेगा वो है नोबेल प्राइज, राइट। एंड एक नोबेल प्राइज विनर, एक नोबेल लॉरेट हुए हैं, उनका नाम है प्रोफेसर कार्ल वीमन। Professor Carl Wieman, he got the Nobel Prize in the year 2002-3 and for creating for his research on Beck, Bose-Einstein condensate। ये एटम की वो स्थिति होती है जब आप उसे बहुत सुपर कूल करते हो, अच्छा, ठीक है, और 273 केल्विन्स, एंड उस अवस्था में एटम्स अपने एक दूसरे से और ज्यादा पास आ जाते हैं। जब ज्यादा पास आ जाते हैं तो उनका बिहेवियर एक अनदर स्टेट ऑफ मैटर जैसा हो जाता है। मतलब हम सब जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जो ज्यादातर दुनिया में लोग जानते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं बोलते हैं भाई फोर्थ यानी प्लाज्मा भी एक मैटर होता है। सो पीपल, नोबेल लॉरेट, ही इज द वन हु सेड कि नहीं, देयर इज अ 5th स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड एज बेक आल्सो। इस तरह का रिसर्च उन्होंने किया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, ही सेड व्हाट बॉदर्स मी, मुझको जो चिंता करती है वो ये बात कि जिस तरह से हम फिजिक्स पढ़ते हैं जी, ये तरीका गलत है। अच्छा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट कह रहा है। कैसे? उन्होंने बोला कि ये फिजिक्स हम, और ये यूनिवर्सिटी एंड ही इज कोलोराडो एंड स्टैनफोर्ड से दो जुड़े हुए। स्टैनफोर्ड के में एक डायरेक्टर, स्कूल ऑफ एजुकेशन उसके डायरेक्टर है। उस टाइम व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ स्टैनफोर्ड, व्हेन ही मेड दिस स्टेटमेंट, जस्ट इमेजिन 2002-3 के अंदर कि ये तरीका ही गलत है जिस तरह से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो now I want to dedicate all my research into how to learn physics, and that is what he उसके बाद उनके पास कोई बजट का सिटिंग एट दैट पोजीशन कोई कम ही नहीं रहा, और उन्होंने शुरू किया लगभग 2014 में, तब से लेकर के अनदर 10-12 साल रिसर्च की, और उन्होंने एक कल्मिनेट किया एक इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज FET, PHET, फिजिक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर उन्होंने 2D सिमुलेशंस के थ्रू फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। सब्सिक्वेंटली उन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आए। तो इस तरह का उन्होंने चीज किया, वो उन्होंने 2D के अंदर किया। व्हाट ही सेज दैट सिमुलेशंस इज द, इनफैक्ट अगेन मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट एक नोबेल प्राइज विनिंग आदमी बोल रहा है कि आफ्टर ऑल द रिसर्च आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वे जिसके कारण आपका ब्रेन चीजों को समझ पाएगा। जी, दैट्स द राइट वे ऑफ लर्निंग रादर देन एनीथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग। यू विल बी, इनफैक्ट एक वर्ड उन्होंने यूज किया, फ्रेज उन्होंने यूज किया, बोला ब्लड लेटिंग। ही सेड एनी अदर फॉर्मेट ऑफ लर्निंग जो आप कर रहे हो, इट इज लाइक ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग क्या होता था, जैसे कि आज से 100-150 साल पहले
आपके दादाजी, हमारे दादाजी और उनके दादाजी लोग जी। जब उनको बीमारी कुछ होती थी तो वो गांव में किसी भी वैद्य के पास जाते थे। और ये ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, एक बाहर भी कंट्रीज में ऐसा रहता है। इसीलिए एक अमेरिकन ही इज कॉलिंग इट एज अ ब्लड लेटिंग, उनको भी ही वाज आल्सो अवेयर। तो ब्लड लेटिंग में क्या होता था, एक जोंक को, लीच को लेकर के वहां चिपकाते थे और या फिर कट करके जो भी दबा करके ब्लड को बाहर निकालते थे, ब्लड को लेट आउट करते थे, इसलिए ब्लड लेटिंग, क्योंकि आप इम्प्योर ब्लड को निकाल रहे हो जी। ये करने से ऐसा माना जाता था कि अब इंसान का जो भी आदमी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा, और इत्तेफाक से लगभग 15% केसेस में वो ठीक भी होते थे। तो बट 85% में केसेस में ठीक नहीं हो रहे हैं, बट क्योंकि 15% में हो रहे हैं तो लोगों को लगता था बस यही सही तरीका और ऐसे ही हो रहा है, और लोग उसको फॉलो करते गए। एंड सब्सिक्वेंटली जब मेडिसिन एडवांसमेंट हुआ तो हम सब देखते हैं ब्लड लेटिंग चली गई है। वो सब उनका वही कहना है कि क्लासरूम में जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, और आज से नहीं, मतलब पिछले 100, 150, 200 सालों से आप पढ़ा रहे हो, वो तरीका ब्लड लेटिंग जैसा है। इसीलिए क्लास में लगभग 10 से 15% बच्चे एक्सेल करते हैं, बाकी 85 to 90% बच्चे पीछे रह जाते हैं। हैड दैट भी, अगर वो तरीका सही होता तो ये पूरा का पूरा गेम अलग होता। 85 to 90% बच्चे अच्छा कर रहे होते क्लास में, कंपेयर टू जस्ट द 10 or 15%। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर जेई की बात करें और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि आफ्टर 12th बच्चे फेस करते हैं, तो जब तक उसके बेसिक जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे और जो बेसिक चीजों को वो नहीं समझेंगे पूरी तरह से, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि वो आगे फाइट नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बात है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जाम यानी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आपके फंडामेंटल नॉलेज को टेस्ट करने के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। आप एक्सपर्ट हो इसके लिए नहीं एग्जाम दिया जा रहा है, उसके बाद आप जाकर के आईआईटीज में या किसी अच्छे कॉलेज जाके एक्सपर्ट बनाए जाओगे, पर क्या आप इस काबिलियत, आपका फंडामेंटल नॉलेज किस लेवल का है। जेईई और नीट में हम वही चीज टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको कैसे आप अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई तब कर पाओगे जब फंडामेंटल नॉलेज सही रहेगा। ठीक है, ये चीज जो आपने बात छेड़ी वो ये कि यस, फंडामेंटल लेवल पे वो चीज, इनफैक्ट आपको थोड़ा जान के आश्चर्य होगा जब मैं बोलूंगा, मैं वही सेम कार्ल वीमेन, मैं रादर देन मेरा बोलने में कार्ल वीमेन के हिसाब से बोलना चाहूंगा। कितने बच्चे हैं दुनिया में जो जेईई नीट क्लियर करने के बाद भी एक बेसिक चीज, लेट्स से एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस ऐसे समझा सकेंगे उनकी दादी मां समझ जाए। बिल्कुल। एंड ये पॉइंट है, वो तब नहीं कर पाता क्योंकि मैं अब उस बच्चे की गलती नहीं दे रहा हूं। आयरॉनिकली उस बच्चे का जो अपना प्रोफेसर था, उनको भी फंडामेंटली वो चीज क्लियर नहीं थी, इसलिए जो आंसर मिला बड़ा बुकिश। मैं बोलता हूं लोगों को गूगल से चेक कर लो, खोल लो और जाके अब अपनी दादी को समझा दो। यही चीज मेरे ख्याल से रिचर्ड फेमन ने बोली थी, यही चीज आइंस्टाइन ने बोला है हमेशा, कि अगर आपको कोई चीज अच्छी तरह पता है, फंडामेंटली पता है, आप उसको एकदम सिंप्लीफाई करके बता लोगे। लोग जार्गन बड़ी बड़ी चीजें करके कैसे भी करके घुमा करके कर लेंगे, और सच्ची में बताऊं तो नंबर भी आ जाएंगे स्टडिंग, बिकॉज उसके अंदर आप फंडामेंटली प्लेस हो कि नहीं पता नहीं, आपने रट करके बता दिया, बट अगर वो फंडामेंटल लेवल पे नॉलेज ठीक नहीं रहेगा तो आप उसे अप्लाई नहीं करोगे। इनफैक्ट यही आयरनी है, अगेन, जो कार्ल वेमन ने 100-150 साल का जो रेफरेंस देते हैं, आप खुद मैम सोचिए और मुझे बताइए, पिछले 100-150 सालों में वर्ल्ड ओवर मुझे दुनिया की एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बताइए। एंड ये आयरनी, जब मैं बोलूं कि आपके और हमारे बच्चे भी इस पेन से गुजरने वाले, अगर हम इस तरीके से चलेंगे। 100-150 साल पहले जो लोग अक्सर ब्लूम से टैक्सोनॉमी और इन सब के बारे में बात करते हैं कि उस टाइम जो हमारा जो भी करिकुलम या पढ़ाई करने का तरीका बना है, ये सब बना लार्जली इन्फ्लुएंस हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में। ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट फॉर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करीब 1760 के आसपास रहा, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करीब 1870 के पास रहा, स्टीम इंजन से जब बाद में इलेक्ट्रिकल इंजन के पास आया, एंड दैट्स द टाइम ये सब पढ़ाई लिखाई का सारा जो हमारा जो करिकुलम है, ये सब उस टाइम में क्या होता था, आप प्लीज रिलेट कीजिए इस चीज को, कि उस टाइम में सारा फोकस होता था प्रोडक्टिविटी पे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और उसके हिसाब से करिकुलम बनाए गए। अंग्रेजों के टाइम में ज्यादा करिकुलम के हिस्से वो इस तरह से बनाए गए कि उनको क्लरिकल स्टाफ चाहिए रहता था चीजों का हिसाब करने, उसके हिसाब से उन्होंने करिकुलम का डिजाइन वैसे किया, और हम अभी भी उस चीज को वैसे ही फॉलो किए जा रहे हैं। तो अब उस डिटेल में जाने की जरूरत है, बट समझिए जो मैं इशारा देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि
यही चीज कार्लवेमन ने भी बोला कि 100-150 सालों से वो तरीका गलत है। मैं सिर्फ इंडिया और अंग्रेज के लिमिटेशन के लिमिटेड दायरे की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड ओवर इन जनरल ये तरीका जो रहा है ऐसा, एंड दैट इज द रीजन कि पिछले 100-150 सालों से दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन नहीं है। कोई भी देखेगा मेरी बात बोलेगा आप क्या बात कर रहे हो, मोबाइल फोन तो बना है, बट मोबाइल फोन 1873 में आई बिलीव मार्कोनी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी दी थी। मोबाइल फोन इज जस्ट अ रीपैकेजिंग ऑफ इट। फिर इलॉन मस्क ने कार बना के दी, तो भाई माइकल फेराडे ने आपको, आप देखिए ये सब चीजें सब किस टाइम का है, यहाँ सब रीपैकेज हो रहा है, नया इन्वेंशन। आज अभी जब मैं आपके यहाँ पर आया तो सबसे पहले अनुज जी ने क्या किया, बोला मैडम चार्जर मिलेगा पॉइंट, सब दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट इज। आज की डेट में 2024-25 में भी बैठ करके हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, एक फोन को चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी कब आई थी 1870, राइट, एंड उससे एक्चुअली तो 1820s के ऊपर से काम चल रहा था। आज भी हम लोग उसमें कुछ इनोवेशन नहीं कर पाते, 2-4 चीजें हैं मतलब डायमंड बट कमर्शियल लेवल पे कुछ भी नहीं आया हुआ है। अब जाकर के कुछ गैन चार्जर्स आए, बट पॉइंट ये अगेन ये कि गैन चार्जर्स वगैरह, पॉइंट इज दिस, जो मैं बार बार करने की पॉइंट इशारा देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये पढ़ाई हो रही है, आप और मैं तो पढ़ के निकल लिए, इसको किसी को तो चेंज करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके जब इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों में वो मार खा जाते हैं, और जब उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो जब सेमेस्टर चालू होते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि वो फेल हो जाते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो उनका जेई का पॉइंट काफी अच्छा है। तो आप जो बात कर रहे हैं ये वाकई एक चिंता की ओर भी इशारा कर रहा है कि जिस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी जो चल रही है, किस तरह से उसे इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से बेहतर बनाया जाए। तो आप क्या कुछ इसके लिए समाधान लेकर आए हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका ये जो पूरा फॉर्मूला है ये काम करेगा? मैम जैसा मैंने बताना शुरू किया था, हम लोग फिबोनाची में हम लोग सिमुलेशंस के थ्रू इस चीज का समाधान लेके आए हैं। सिमुलेशंस क्या करता है, आपने जो दूसरा बात बोला कि क्या लगता है काम करेगा, तो मैं आपको उसका एक प्रूफ और फिर उसी हिसाब से सिमुलेशन क्या करता है बताता हूँ। आपने खुद देखा होगा, आपके जान पहचान में आपके घर में खुद आपके बच्चे होंगे और रिलेशंस में बच्चे होंगे, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं जी। आज तक कभी आपने ऐसा कोई भी बच्चा मिला जो आकर के आपसे पूछा हो कि मम्मा, आंटी, दीदी मुझे ये बताइए ये बटन दबाने से क्या होगा? वो बच्चा, हम सब, आप दर्शकों आप खुद अपना सोचिए, खुद आपके पास कभी कोई बच्चा ऐसा आया है जो, और ये चीज हम बड़े आसानी से अनदेखा कर देते हैं। हम न्यूरोसाइंस में इसके फर्दर जाते हैं। अच्छा, कि वही बच्चा वीडियो गेम में उस चीज का आंसर खुद ढूंढ ले रहा है। अच्छा, ठीक है, उसको आंसर ढूंढ ले रहा है, उसको विन कर ले रहा है, और वही बच्चा, सेम बच्चा जब क्लास में जा रहा है जी, तो वो मैडम से कोई चीज पूछने में झिझक रहा है, या उसके मन में जो कोई बात आई वहां पूछने में झिझक रहा है। दैट इज, एंड यहाँ पे न्यूरोसाइंस का रोल आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जो कन्वेंशन 100-150 सालों से हमारी जो पढ़ाई का तरीका चल रहा है, आप खुद सोचिए, लास्ट टाइम आप जब आपकी बायोलॉजी क्लास में बैठी थी तो आपको मन में सबको, आप खुद, ये एग्जाम्पल मैं ऐसा दे रहा हूं, सबके मन में आएगा ये बात, जब आपने पहली बारी 8वीं या 9वीं कक्षा में ह्यूमन हार्ट आपकी किताब में देखा था, और आपके राइट हैंड साइड में आपने लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ देखा था, और लेफ्ट साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट साइड में, तो आपको मन में ये नहीं आया था कि ये लगता है किताब में गलत छप गया है, राइट साइड में लेफ्ट क्यों लिखा है? फिर आपको लगा शायद ऐसे ही होगा। आपने फिर भी जाकर के आपकी मैडम से, ना आपके दोस्त से, किसी से नहीं पूछा था, और आपने उसे चुपचाप बस एक्सेप्ट करके रटी कर लिया था। मैं जनरलाइज कर रहा हूं, बट लगभग 99% लोगों के साथ में ये रहा है। बिल्कुल, बिना समझे चीजों को समझ लेना, ठीक है ना? वो चीज ना हो, वो इसी चीज का सॉल्यूशन हम लोग सिमुलेशन में लेके आते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल, कि वही बच्चा क्लासरूम में आकर के इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे, बट वीडियो गेम में वो अटेम्प्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वीडियो गेम उसको अलाउ करते हैं मिस्टेक करने के लिए। लर्निंग के अंदर व्हाट न्यूरोसाइंस सेज दैट यू शुड बी अलाउड टू मेक अ मिस्टेक विदाउट द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। Now, I am underlining this, without the fear of being wrong. आप गलती कीजिए बिना किसी डर के। The moment that happens, आपका ब्रेन, जो मैंने शुरुआत में डिस्कशन में बताया था, ब्रेन इज द मोस्ट सुपर पावर ना, इतना पावर, वो ब्रेन अपने आप तरीका ढूंढ लेगा उस चीज को करने के लिए। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं
कि आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम जब वो पहेली या सुडोकू या कोई पजल या रिडल था, वो आप उसको पढ़ करके आप उसको सॉल्व करने के चाय का कप बगल में रख करके उस पर स्पेंड फ्यू सेकंड्स किए थे। बिल्कुल। और उसके पेज के राइट साइड में बगल में ही आंसर था, आपकी आंख उधर जाती नहीं आंसर देखने के लिए। आप उसको कौन देख रहा है दुनिया में, आप देख सकते थे, बट आप खुद को प्रूव करना चाहते हो कि ये मैं कर सकता हूं। ह्यूमन ब्रेन डिजाइन हुआ है, इट हैज बीन डिजाइन टू विन। अगर मैं इस ब्रेन की इस ताकत को राइट तरीके से क्लासरूम में अगर यूज करूं तो वो तो आंसर ढूंढ ही लेगा। एंड इसीलिए बच्चे का ब्रेन वीडियो गेम में आंसर ढूंढ लेता है, क्योंकि कोई उसे जज नहीं कर रहा है वहां। उसे मालूम है गलती करूंगा तो कोई बम नहीं फट जाएगा जी। अगर यही चीज मैं पढ़ाई के अंदर ले आऊं जी कि ऐसा करूंगा तो क्या, तो अपने आप आदमी ब्रेन अथवा अच्छा ऐसा नहीं करना था, मतलब ये था, ओके ये नहीं तो ये। जब ब्रेन इस तरह से मिस्टेक, अब डेटा पॉइंट्स बनेंगे, इसको न्यूरल एक्टिविटी बोलते हैं। तो फिर आप जब उसको तरह की मिस्टेक करोगे, पता चलेगा ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, आपका ब्रेन ऐसे करके लर्न करता है। इस तरह की क्रिया को ही हम सिमुलेशन बोलते हैं जी। आप अगर कोई भी सिचुएशन, पहला पॉइंट ये बताऊं कि कोई भी सिचुएशन मान लो, अगर भगवान आके बोले कि पैसे की चिंता मत करो, और कोई ऐसा सिचुएशन है फॉर एग्जांपल जिससे हाईली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है या हाईली कैपिटल इंटेंसिव, कि अगर गलती की तो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा और इतने लोग मर जाएंगे, तो ऐसे में आपको ट्रेनिंग देनी है कोई चीज ऐसे सीखने के लिए। लेट्स से मान लो एयरलाइन, एक एरोप्लेन का पायलट है, हम जानते हैं एरोप्लेन पायलट गलती किया तो 200 करोड़ का प्लेन गया, लोग मर जाएंगे। तो आप एरोप्लेन पायलट्स की ट्रेनिंग कैसे, आप में कितने लोग हैं जो आकर के कोई पायलट बोले कि मैंने YouTube का वीडियो देख करके जहाज उड़ाना सीखा है। तो सर आपने एक जो 3D सिमुलेशन के थ्रू बच्चों की एजुकेशन को और बेहतर बनाने की जो कोशिश की है, जो एक सोल्यूशन निकाला है, इसे एक आम छात्र तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सो मैम देखिए, गुजरात अहमदाबाद में फिबोनाची अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, और इत्तेफाक से हम लोग गुजरात गवर्नमेंट में अप्रोच किए थे, और वहाँ पर उन लोगों ने जब ये सॉल्यूशन देखा तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया पूरे फुल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वहाँ पर राइट तरीकों से फॉलो करके हम लोगों ने गुजरात में हर गवर्नमेंट स्कूल में ये सिमुलेशंस यूज़ हो रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग गुजराती करिकुलम के हिसाब से गुजराती माध्यम में हम लोग हर लैंग्वेज, इनफैक्ट पढ़ाई हमेशा मैं ये बोलता हूँ उस भाषा में होनी चाहिए जिस भाषा में आप सपने देखते हो, तो वो समझ में तब आता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा सॉल्यूशन जो है मल्टीलिंगुअल आता है हर एक। इनफैक्ट मल्टीलिंगुअल मैं बोलूँ तो ऐसे और हाईलाइट करूंगा इज दैट कि खासतौर से भारत में जिस तरह से मेट्रो कल्चर चलता है कई सारे सिटीज में, या केंद्रीय विद्यालय वगैरह की मैं बात करूं, एक ही क्लास में कोई बच्चा कन्नड़ा है, कोई बच्चा हिंदी है, कोई बच्चा बंगाली है, मलयालम है, तो हर बच्चे को अगेन सपना मलयालम में देख रहा है वो, तो और क्लास में टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है और एग्जाम भी इंग्लिश में होने वाला है। तो मेरे को ये एक ही क्लास के अंदर टीचर वो पूरी चीज इंग्लिश में पढ़ा रहा है, और मैं जब घर जाऊं तो मेरे पास ये चीज का एक्सेस मलयालम में भी हो और इंग्लिश में भी हो। तो रन टाइम बेसिस पे सिंपली बाय क्लिकिंग अ बटन मैं पूरा का पूरा, मैं डबिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑडियो नहीं चल रहा, हम लोग तो पूरा का पूरा सिमुलेशन जैसे होता है तो वो टेक्स्ट और एक्टिविटी के हिसाब से होता है, तो वो सारी चीजें आप सिंपल क्लिक ऑफ बटन टच किया तो आपने वो सडनली कन्नड़ा में हो गया, फिर टच किया तो वापस इंग्लिश में हो गया। तो उस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। तो सिमिलरली गुजरात में हम गुजराती में मीडियम में दिया हुआ है, और क्लोज टू अबाउट 70,000 क्लासरूम्स में गुजरात में ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। लगभग 20 से 25 लाख बच्चे हर दिन इस चीज को यूज करते हैं, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर है। एंड सिमिलरली छत्तीसगढ़ में जैसे मैं आज हूँ, तो छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले मेरी मुलाकात डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी के साथ में, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में हुई थी। उन्होंने देखा और खुद वो उनका बैकग्राउंड साइंटिफिकली एजुकेटेड हैं, फिजिक्स में एमएससी हैं, तो उनको देखते ही तुरंत उनको ये लगा उनके दिमाग में, मैंने आई कुड सी दैट लाइट ऑन हिज फेस कि यार ये तरीके से पढ़ना। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि मेरे कवर्धा में, क्योंकि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई किया तो मैं चाहूँगा सबसे पहले वहाँ से शुरू करो, एंड फिर हम आगे देखेंगे इसको कैसे पूरे स्टेट का लेना है। और उन्होंने इतना कीन इंटरेस्ट दिखाया तो हमने तुरंत उनके कहने पे
कवर्धा में उनके स्कूल में है श्री कृपात्री महाराज जी स्कूल, वहाँ पे से शुरू किया जी। और अभी 75 लगभग 50 क्लासरूम्स में कवर्धा में उनके क्षेत्र में ये सॉल्यूशंस जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इनका हो रहा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक लर्निंग सॉल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है और निश्चित रूप से यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, अभिभावक हैं और जो टीचर्स हैं वो खुश होंगे क्योंकि बच्चों को एक इन डेप्थ स्टडी का एक मौका मिलेगा। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो सॉल्यूशन लाए हैं इसके बाद क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में चेंजेस करने होंगे या क्या कुछ तैयारी करनी होगी हर स्कूल को? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल्स में बजट्स का एक यूजुअली इशू रहता है। करंट फॉर्मेट में और अब से लेके अगले 2 साल में जिस तरह से मैं पूरा अक्रॉस इंडिया हम जैसा देख रहे हैं, एक मेजर शिफ्ट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। सभी स्कूल्स स्मार्ट बोर्ड्स या स्मार्ट टच पैनल्स बोलूं वो बाई कर रहे हैं। अगर उनके पास है तो अति उत्तम, अगर नहीं है तो काफी स्कूल्स के पास में कोई ना कोई हार्डवेयर तो है, लेट्स से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है तो कुछ तो हार्डवेयर चाहिए रहेगा। तो या तो उनके पास प्रोजेक्टर है या स्मार्ट बोर्ड्स हैं, यू नो, या टेलीविजन है एक कंप्यूटर से कनेक्टेड, कोई भी हार्डवेयर है किसी भी फॉर्मेट में जी। हमारा प्रोडक्ट उसके ऊपर डिप्लॉय हो सकता है। अच्छा। हमारा प्रोडक्ट डिवाइस एग्नोस्टिक है। अच्छा। और प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है। उसके अंदर विंडोज है, कोई बात नहीं, उसके अंदर एंड्रॉइड है, कोई बात नहीं, उसके अंदर एप्पल का iOS है, मैकओएस है, कोई बात नहीं, कुछ भी है, हमारा प्रोडक्ट उसके अंदर चलेगा। ना सिर्फ डिवाइस एग्नोस्टिक, याद रखिए, मैं प्लीज ध्यान दीजिए, मैं डिवाइस एग्नोस्टिक के अंदर एक पॉइंट और बोलूंगा कि अगर मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ और मैं एंड्रॉइड या सिंपल टीवी कनेक्टेड विद द पीसी बोल रहा हूँ, तो इट इज बट ऑब्वियस कि उन पीसीज के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, तो 3D कंटेंट कैसे चलेगा? एंड यही रीजन है, आपको मैं यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ इस बात पे, कि इस तरह का कंटेंट दुनिया में आप किसी और कंपनी के थ्रू नहीं देखते। अच्छा। कुछ कंपनियों ने ट्राई किया इसे बनाने को, लगभग मैक्सिमम 10, 20 या 50 टॉपिक पे आने के बाद वो हताश हो जाते हैं। वो 3D एनिमेशन जैसा, यानी वो मूवी हो गई, वो ला करके देते हैं, बट सिमुलेशन नहीं रहता है। इवन फैट भी 2D है। अच्छा। क्योंकि 3D कंटेंट अपने आप में काफी हैवी होता है। अच्छा। और खुद भी देखिए, वीडियो गेम्स वगैरह मोबाइल में आप कुछ भी चीज डाउनलोड कीजिए, एक वीडियो गेम डालिए, लगभग एक एवरेज वीडियो गेम 500 मेगाबाइट से लेके 1 GB के आसपास वन सिंगल वीडियो गेम होता है। एक क्लासरूम में नंबर ऑफ टॉपिक्स बोलूं तो लगभग 200 से 250 टॉपिक, यानी 200 से 250 वीडियो गेम्स हो गए। हमारे कंटेंट देखिए, कोई पिक्सेलेशन नहीं, बढ़िया एकदम 8K रेजोल्यूशन जैसा सब दिखता है, क्लैरिटी। तो अगर आप ये सॉल्यूशंस देखेंगे, हमारा वही 10th ग्रेड का कंटेंट, अगर मार्केट में 480 GB एक टिपिकल एवरेज साइज है, हम कोई भी 3D कंटेंट को आपको उसे कम बनाना पड़ेगा तब वो डिप्लॉयबल बनेगा। और वो हमने फिबोनाची में वो क्रैक उस चीज को क्रैक किया है हमारे बाय राइटिंग गुड एल्गोरिथम्स। हमारा एक फाइटेक इंजन है जिसके ऊपर पूरा प्रोडक्शन होता है, विच एंश्योर्स की पूरी साइज काफी छोटी रहती है। इनफैक्ट आप एक गेस करना चाहेंगे कि अगर मार्केट में लेट्स से 480 GB का एक एवरेज साइज है, हमारा साइज कितना होता होगा 10th ग्रेड का? अगर वो साइज है तो उसके सामने मेक अ गेस, दर्शक भी गेस कर सकते हैं, मेक अ गेस कितना होना चाहिए। एंड मैं बोल रहा हूँ कि कम है, लगभग कितना होना चाहिए 480 GB के सामने फॉर सेम नंबर ऑफ टॉपिक्स? प्लीज मेक अ गेस। हाफ होना चाहिए, लगभग 240 GB। हाँ। आपको वो अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बोलूं 3 चांस मिलेंगे, और अभी भी 240 GB जोड़ने के बाद आप कहीं भी आज अगल बगल नहीं है। आप और भी जितना कोशिश कर सकते कम कीजिए। 100 GB? हाँ। गलत जवाब। अभी भी आप कहीं आजू बाजू नहीं है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। 50? अभी भी आप कहीं नहीं है, so let me tell you, it is can you believe it is 354 megabytes. Oh. Not even 1 GB. Now imagine the optimization that, I'm not saying compression, imagine the optimization that, and that is the ये reason है इस लेवल का डिटेलिंग और इस लेवल का साइज ला करके लाना प्रोडक्ट को, तभी वही चीज डिप्लॉयबल बना पाएगा। तो ये सब चीजें जरूरी थी जानने के लिए, बिकॉज हम भारत और जो जिन कंट्रीज में हम फोकस करने वाले हैं, हमें पता था वहाँ हार्डवेयर
इंटेंसिव हार्डवेयर नहीं रहेगा, रिसोर्सेस नहीं रहेंगे, 3D ग्राफिक्स नहीं रहेंगे। तो हमने शुरुआत से ही कंटेंट को इस तरह से बनाया कि कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट यूज कर सके। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड इज दैट कंटेंट विल रन ऑन, किसी भी तरह के हार्डवेयर रहेगा उसके ऊपर ये चलेगा, किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म रहेगा उसके ऊपर चलेगा, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं, कोई भी मतलब हैवी रैम की जरूरत नहीं। आप मार्केट में जाकर के 2-5 हज़ार में जो भी, इनफैक्ट 2007 का कोई एंड्रॉइड फोन अगर किसी के पास है तो वो भी उसमें भी रन करेगा। 2 GB के ऊपर का रैम है, आप 2 GB के नीचे एक मोबाइल फोन नहीं मिलेगा मार्केट में आपका। हमारा प्रोग्राम और हमारा जो लर्निंग सॉल्यूशन है उसमें बड़ी कन्वीनियंटली चलेगा। 800 से 1000 रुपया पर मंथ में पर ग्रेड का ये पर डिवाइस पे ये प्रोडक्ट चलता है। तो वही हमारा एक स्कूल, जस्ट इमेजिन एक क्लास में मतलब 40 बच्चे हैं, एक 40 पूरे के पूरे 40 बच्चों को उस सब्जेक्ट को पूरा साइंस और मैथ्स दोनों को पूरा महीने का पढ़ने का खर्चा क्लासरूम में कितना, 800 रुपया। आई एम श्योर यू विल एग्री कि इट्स नॉट अ वेरी हाई कॉस्ट। सर ये जानना चाहूंगी कि अभी जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, जो एआई का जमाना चल रहा है, तो क्या कुछ इसको आपने एडप्ट किया है? दोनों प्रोडक्ट के अंदर, जो हमारा टीचर का प्रोडक्ट है और जो हमारा स्टूडेंट का प्रोडक्ट है, दोनों के अंदर एआई को पूरी तरह से यूज किया है। फॉर एग्जांपल टीचर अपने कंटेंट को, एक एआई के अंदर सबसे बड़ा खेल इस बात का है कि एआई का डेटा क्या है, कौन से डेटा पे रेफर कर रहा है। और हम लोग, एक टीचर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा रहा है क्लास के अंदर या ओम्स लॉ पढ़ा रहा है, और टीचर को मालूम है कि मेरे क्लास के बच्चों का, कमरदा की बात ले लीजिए ना, तो वहाँ का टीचर और वहाँ के बच्चों का एक एक्सपोजर जिस तरह का दुनिया का है वो खास तरह का है, ज्यादातर किसान के बच्चे हैं। अब वहाँ के बच्चे को मेरे को अगर लेट्स से ओम्स लॉ या बर्नौलीज या कोई चीज पढ़ाना है, तो विल इट नॉट बी बेटर कि मैं उस तरीके से पढ़ा सकूं जो, तो एक टीचर को अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे सॉल्यूशन के अंदर कि वो जा करके बोले कि मैं एक छोटे से टाउन का हूं और मेरे को यही एग्जांपल ओम्स लॉ का एक किसान के बच्चे को समझा सकूं, उसके हिसाब से कैसे समझाऊं मुझको वो बताओ। तो अब सिस्टम टीचर को इस सिमुलेशन को कैसे किसान के बच्चे को ध्यान में रख करके तो बोलेगा कि तुम किसान के बच्चे के लिए बताओ कि जब खेती करते हैं तो वो जो पाइप फॉर एग्जांपल पानी है, अब पढ़ा रहा है ओम्स लॉ, मगर वो पानी का पाइप मोटा रहेगा या पतला रहेगा तो कितनी दूर जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ाएगा। उसे जगह रायपुर का बच्चा है, बोले मेरी क्लास में मतलब ऐसे, तो रायपुर में उसने देखा इतना ट्रैफिक है, तो बोले कि मैं, तो बताएगा कि यहाँ पे जब सड़क पे इतना ट्रैफिक है तो जब कम गाड़ियां चल रही हैं तब, या ज्यादा गाड़ियां चल रही तब आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, तो आप वही रेजिस्टेंस समझा रहे हो। तो सिस्टम एक टीचर के हिसाब से ये बता पाएगा। ये एक बात है कि कैसे क्लास में पढ़ाना है। दूसरा, टीचर का एक पेन पॉइंट होता है क्लास के अंदर कि प्रश्न, क्वेश्चंस जब पूछना होता है, आई एम श्योर किसी भी टीचर से पूछेंगे, वो ज्यादातर टीचर क्वेश्चन पेपर्स कहीं से एक रिसोर्स से जा करके, रिपोजिटरी से कहीं से डाउनलोड करते हैं, और डर के मारे वो टीचर उसके अंदर के कुछ भी नंबर्स को चेंज नहीं करते, क्योंकि चेंज किया तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगा, फिर टीचर को और टाइम देना पड़ेगा नया रिट्रेन करने के लिए। और टीचर के मन में एक और, क्योंकि गूगल आज की डेट में ओपन सोर्स है ना, एक डर भी रहता है कि किसी बच्चे ने अगर यही चीज का सब्सक्रिप्शन खुद भी लिया तो उसको पता रहेगा कि ये टीचर अपने क्वेश्चंस वहां से ले रहा है। अब इमेजिन करो, ऐसे टीचर को हमने क्या सुपर पावर दिया है ऐसा कि आपने क्लास में अपने तरह से एग्जांपल दे दिया। टीचर, आप अपने सिस्टम को जाकर के बोलो कि मेरे को क्लास का टेस्ट लेना है, 10 क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं 100 मार्क्स के, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो, 3 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स टाइप हो, बाकी 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो, और इनका इस लेवल का डिटेलिंग हो। और क्योंकि क्लास में 35 बच्चे हैं तो हर बच्चे के लिए मुझे अलग अलग क्वेश्चन हो, बट लेवल सबका एक जैसा हो, ताकि बच्चे नकल ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अब एंटर मारा टीचर ने, तो सिस्टम अब हर बच्चे के लिए अलग अलग क्वेश्चन बना के देगा, और टीचर को सिंपल वो एक्सपोर्ट करना है एज अ पीडीएफ फाइल या एज अ वर्ड फाइल, जैसे भी लेना है, वो स्कूल के लोगों के साथ में पूरा का पूरा बनेगा। टीचर ने वो सिंपल प्रिंट आउट ले, कौन से क्वेश्चन के नीचे कितना आंसर रहेगा, तो उतना स्पेस छोड़ करके वो सब अपने आप सिस्टम डिसाइड करके देगा टीचर को। इमेजिन टीचर का, और ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो टीचर के लिए अपने बने हैं। टीचर तो, और उसका आंसर भी टीचर को देगा, टीचर ने आंसर अपने लिए रेफरेंस के लिए रख लिया और बच्चों को जाकर के सीधे प्रश्न पत्र दे दिया। तो इस तरह से हमने एआई का इसमें यूज किया। बच्चों के लिए जो यही पोर्शन इसमें यूज किया बच्चों का, वो कि बच्चा खुद अपने तरीके से कोई चीज को समझना है तो मुझे बताओ ये कैसे पढ़ना है, और आसान तरीके से मेरे को मतलब
बच्चा क्या करेगा, फॉर एग्जांपल उसने अपने पीडीएफ लिए, जैसे IIT जेईई के अंदर खास तौर से हम लोग एग्जांपल बता रहा हूँ, बोलते हैं कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मजबूत हो जाओगे। वो 5 साल की पीडीएफ लेगा और उनको डालेगा, ये रहा, वो दुनिया के किसी यूनिवर्स से मत, मेरा डेटा ये 5 साल का क्वेश्चन पेपर, इसके हिसाब से मेरे को नया क्वेश्चन पेपर डाल करके प्रिडिक्ट करके दो, मैं उसके हिसाब से तैयारी करूंगा। तो सिस्टम ये देखेगा कि मेरा किस लेवल का, पिछले मैं साल भर से पढ़ रहा हूं, तो सिस्टम मेरी एडेप्टेबिलिटी देखेगा, उसके हिसाब से ये रेफरेंस के हिसाब से नए क्वेश्चन बना करके देगा और मेरी तैयारी मेरे हिसाब से कराएगा। तो ये हो गया। प्लस ये तो एग्जाम के हिसाब से हो गया, इवन पढ़ाई करने के हिसाब से मैं कौन से, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं परसेंटेज का आपने प्रॉब्लम दिया, तो मैं परसेंटेज के प्रॉब्लम में ये अगर आप मेरी मैथ की टीचर हैं, आपने दिया, तो आप मेरे को आश्चर्य करोगे कि रवि कभी भी परसेंटेज के क्वेश्चंस को कभी तुरंत मतलब 30 सेकंड में कर लेता है, कभी 2-2 मिनट के बाद आता है तो भी गलती करता है। तो ऐसा क्या है, अब आप ज्यादा कोशिश करोगे तो भी एनालाइज नहीं कर पाओगे। बट मेरा AI सिस्टम मतलब करके बताएगा कि रवि को कभी भी अगर ऑड नंबर के प्रॉब्लम्स दो तो वो उनको फटक से मतलब आसानी से, मतलब ऑड नंबर में गलती करता है, इवन को आसानी से मल्टीप्लाई कर लेता है, और इसलिए मल्टीप्लिकेशन के कारण उसके परसेंटेज के प्रॉब्लम में वो गलती कर रहा है। तो वो एनालिसिस सिस्टम अब टीचर को देगा और टीचर बोलेगा कि रवि तेरा सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है, एक काम कर, जो भी कभी भी ऑड नंबर है ना उसके आगे तू 0 लगा दे, आंसर देते टाइम 0 माइनस कर दे। तो रवि को भी तुरंत मतलब मेरे को क्लिक हो गया उस तरह। तो एडेप्टिव लर्निंग जिसे बोलेंगे, बट एक्चुअल एडेप्टिव लर्निंग में एक्चुअल लेवल की एडेप्टिव लर्निंग की वो हर बच्चे को उस तरह से दे रहा है। सिर्फ एडेप्टिव लर्निंग में अदरवाइज ज्यादातर लोगों ने प्रश्न पत्र के थ्रू क्वेश्चंस के ऊपर ही एडेप्टिव किया, यहाँ पर उसके हिसाब से कंटेंट आएगा, नया कंटेंट उसको उसके साथ तैयारी की, सिमुलेटेड फॉर्मेट है ना, तो उसके हिसाब से सब कुछ आएगा। तो इस तरह से हमने AI का इसके अंदर मदद लिया। बहुत बहुत बढ़िया आपने बात की। NEP को आप क्या फॉलो कर रहे हैं? मैम NEP को कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है। इनफैक्ट NEP इज एक बहुत ही बढ़िया प्लान है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और गवर्नमेंट इसके ऊपर जो भरसक प्रयत्न कर रही है इसको लागू करने के लिए अच्छी तरह से। आई एम श्योर इसका ग्रेट सक्सेस कुछ सालों के बाद दिखाई देगा, बिकॉज कुछ भी पढ़ते हो तुरंत का तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर खास तौर से उन्होंने वर्क किया। इनफैक्ट आप देखिए एग्जैक्ट दिस इज व्हाट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सिमुलेशन ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को आप किसी भी लैब में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आर्ग्यूएबली आप और आपके पिताजी के जमाने में भी लैब होते थे, वहां पे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग किया जाता था। बट आपके, मैं वो एग्जांपल फिर से दूं, जैसे आपने दर्शक लोग, आपके पिताजी लोगों ने से पूछो कि जब उन लोग खुद 8वीं में 10वीं में पढ़ते तो उन्होंने देखा होगा, बिकॉज NCERT का रिकमेंडेशन है, एक ह्यूमन बस्ट होता था, इंसान का धड़ यहाँ से गले से लेके कमर तक का, और यहाँ पेट कटा हुआ है, उसके अंदर आंतड़ियां इंटेस्टाइन बनी हुई है। और आप पूछिए किसी से भी कि आपने तो किया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अभी बताइए हमारा पेट बॉडी में ऐसे होता है कि ऐसे होता है, तो वहां पे लोग झिझकेंगे आंसर करने के लिए। तो क्या वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है? आपने तो लैब किया, जरूरी नहीं है कि लैब में एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। लैब में 35 बच्चे जा रहे हैं ना, आप कितने माइक्रोस्कोप होंगे, कितने धड़ होंगे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग तब होगा जब आप जाकर के उसके साथ एक्सपीरियंस करोगे, आप गलती करोगे। ये गलती कराने की जो जरूरत है वो आपको सिमुलेशन आपको प्रदान करता है। तो हमारा प्रोडक्ट है, आपने लिया जो बच्चों वाला प्रोडक्ट है, आपने लिया, किताब के ऊपर स्कैन किया और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑगमेंटेड रियलिटी में आ गया। अब आप जाइए किसी भी बच्चे के ऊपर सुपर इम्पोज कीजिए, टीचर करके बता देगा, देखो हमारा स्टमक ऐसे करके अंदर से लेफ्ट साइड से होकर के ऐसे जाता है। बच्चा उसको रिलेट करेगा, जूम करेगा, जूम इन करेगा, स्टमक को उठा करके इधर रखेगा, तो पूरे प्रोसेस को सिमुलेट जब किया जाएगा तो बच्चा अपने आप फिर उस चीज को सीखेगा। तो NEP के हिसाब से हमने इसको कॉम्प्लाई किया। बहुत बढ़िया आपने जो चर्चा की, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक क्रांति के रूप में आएगा, और ये जानना चाहेंगे कि किस तरह आने वाले समय में ये जो पूरा आपका सॉल्यूशन है हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक दिशा देगा। मैं जो पूरा सिमुलेशन बनाने के पीछे जो उद्देश्य ये रहा कि अपना जो ब्रेन है एक्सट्रीमली पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्ति है उसके अंदर, उसको हम सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, जिसको हम पढ़ाई के अंदर लर्निंग के अंदर यूज़ कर पाएँ। और किसी भी कॉन्सेप्ट को आप गलती के थ्रू जब सीखोगे तो आपको एहसास होगा, आपका ब्रेन खुद फॉर्मुलेट करेगा, अब ये ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका ब्रेन एक्सट्रीमली पावरफुल है। ये तो सिर्फ एक टूल है जो हमने फिबोनाची में क्रिएट किया है, उस पावर को और बढ़ा करके चैनलाइज करके मतलब आप करने में, जिसके थ्रू आप अपने आप मतलब
खुद देखेंगे आपके किसी भी बच्चे के अंदर ये पढ़ाई करने के तरीके में कैसे इम्प्रूव करेगा। और अल्टीमेटली सारा पॉइंट है कि ब्रेन की उस शक्ति को हम लोग और वर्धन करें और आप उसको चैनलाइज करके यूज कर पाए। आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो ये प्रयास कर रहे हैं वो हमारे देश के जो बच्चे हैं, अलग अलग प्रांतों में जो हर लेवल के जो बच्चे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि हर स्टूडेंट्स के मानसिक लेवल तक पहुंचकर, उनके मेंटल लेवल तक पहुंचकर इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा और उसकी तरह से उसे समझाया जाएगा। तो आपको खूब सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जिस तरह रविंद्र जी ने बताया कि उन्होंने जो लर्निंग सॉल्यूशन बनाया, हर एक स्टूडेंट के मानसिक स्तर पर पहुंचकर, हर एक स्टूडेंट के व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचकर एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन हर जगह होता है तो ज्ञान की गंगा बहेगी और एक सही दिशा मिल पाएगी। हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि करो तभी तो गलती करोगे, और जब हम गलती करेंगे तो उस गलती से भी हम सीखेंगे। तो इस तरह गलतियां करके सीखने का जो एक पूरी प्रक्रिया, जो एक व्यवस्था रविंद्र जी ने दी है, वो वाकई सराहनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी दर्शकों को, जो भी अभिभावक हैं, जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, उनको एक भविष्य के लिए एक आशा की किरण दिखाई देगी। तो अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।